ओके गाइस, अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी है ये सब्जेक्ट हमारा, ठीक है। और ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि आपको जो फाइनली एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा, यानी फुल मार्क्स जो आपका 40 का, तो यहाँ पर आप किस तरह को क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में डायरेक्टली एकदम इसी से डिटो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यानी आप अगर इस सारे क्वेश्चन को करते जा रहे हैं तो आपका देखिए कि आप फेल होने के चांस में नहीं रहेंगे। अगर आपने ये नंबर को क्वेश्चन को नहीं देख के जा रहे हो तो आपकी चांसेस है कि पक्का जो है आपका नंबर कट सकता है। तो क्यों ना हम इसीलिए इस मिशन को हम लाए हैं सीधा जैकबोर्ड से संबंधित, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर शुरू में आपको एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, जो वहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स है, यानी आपको 3 प्रश्न के लिए 6 अंक यहाँ से फ्री में मिल जाएगा, वो भी गद्यांश को ठीक से पढ़कर। तो चलिए गद्यांश को देखते हैं कि किस तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवंत संबंध है, यानी कि जगत और प्रकृति के साथ हमारा कैसा संबंध है, जीवंत संबंध है। और यहाँ पर बोला हम चेतन है और प्रकृति नितांत जड़ है। उसके बाद हमें यहाँ पर और क्या करना है, ऐसी भ्रांति हमें नहीं पालनी चाहिए, ठीक है। आगे फिर क्या बोला है, यहाँ पर आगे बोल रहा है कि प्रकृति अत्यंत अंतरंग भाव से मनुष्य के जीवन, उसकी चिंताओं या कार्यों से जुड़ी हुई है। एंड मनुष्य जो भी पता है अपने पर्यावरण से ही प्राप्त करता है। एंड लेकिन अब हम धरती की संतान ना रहकर लुटेरे बन गए हैं। बात तो बिल्कुल सही है। E.F. सुमाकर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में यह स्थापना की है, यानी कि ये चीज़ें यहाँ पर देखिए जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है इसकी चर्चा की है इस बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि यह धरती की कोख से उत्खनन के जरिए हम अपने लिए किस प्रकार संसाधन प्राप्त कर सकती है, करते जा रहे हैं। यानी कि उत्खनन मतलब खोद के, जैसे कि हो गया हमारा कोयला पत्थर, ये सब खोद के निकाल के क्या किया जा रहा है, संसाधन के रूप में इसको बेचा जा रहा है, भेजा जा रहा है, क्यों, ठीक है। ये ऐसी ही है जैसे कोई अपनी पूंजी ही बेचकर खा जाता है। मतलब हमारा पूंजी तो हमारा प्रकृति ही है ना, और हम उसको खोद के बेच रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो आने वाले नस्लों के लिए छोड़े जा रहे हैं, यदि हमने अपनी जीवन शैली और ऐश्वर्य भोग की लालसा नहीं छोड़ी तो यह पृथ्वी भी जीवन के चिन्ह से रिक्त हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगा। यह विचित्र विडंबना है कि आज वैज्ञानिक युग का ज्ञान संपन्न मनुष्य जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। बात तो सही है ना, क्योंकि ये हम लोग जो है वैज्ञानिक के युग में हम जिस डाल पर बैठे हैं, हिमालय में यहाँ बैठे हैं, उसी को यहाँ पर कट रहे हैं, तो नुकसान तो हमारा ही होगा, ठीक है। तो सुख भोग में वह ऐसा अंधा हो चला है कि सामने खड़े भविष्य को देख जैसे नहीं देख पाते हैं, अपने संपूर्ण विनाश तैयारी करते ही जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, तो प्रकृति के अंतरंग भाव से आपका क्या तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा प्रकृति के अंतरंग भाव से तात्पर्य यह है कि प्रकृति हमारे जीवन के प्राय हर एक पहलुओं से जुड़ी है और हम सब कुछ प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं, यानी पहला नंबर का आंसर ये होगा और आपको ये चीज़ें देखते चलना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि हम धरती के कोख से कौन सा संसाधन निकालते हैं, यानी उत्खनन करके क्या निकालते हैं। हम धरती की कोख से उत्खनन के जरिए विभिन्न प्रकार के खनिज और ऊर्जा के संसाधन को निकालते हैं। संसाधन मतलब कि आप जानते होंगे, भूगोल में पढ़े होंगे संसाधन क्या है, संसाधन और विकास, ठीक है। तो हमारे हर वो चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है उसको संसाधन कहते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर जगत और प्रकृति के साथ हमारा कैसा संबंध है, तो जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवंत एवं अंतरंग संबंध है, क्योंकि हमने पहले ही देख चुका है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर जीवंत यानी कि जीवंत और एक तरह से हम कह सकते हैं अंतरंग जो है संबंध है पृथ्वी और हमारे मतलब प्रकृति और हमारे बीच, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यही 3rd नंबर, यानी हमारा यहाँ से 6 नंबर कंफर्म हो गया।
एंड यहाँ पर खंड को में आपको व्याकरण देखने को मिलेगा जो 2 मार्क्स का है और 2 ही पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर क्या बोला, निर्देश अनुसार उत्तर देना है। तो पहले यहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव का की सोधारण यानी क्या करना, उदाहरण के सहित आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर है जो अवयव पदबंधों या कि कह सकते हैं उपवाक्यों को जोड़ती है। ठीक है, उन्हें समुच्चय बोधक अवयव भी कहा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, तो जैसे उदाहरण में कौन कौन सा चीज़ें होंगी, और, कि, अथवा, क्योंकि, इसीलिए, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक अवयव है जो अवयव या पद को क्या करती है, एक दूसरे को जोड़ती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वाक्य लिखती हूँ, जैसे राम और मोहन। तो यहाँ पर और शब्द जो आया है, ये और जो आया है, ये राम और मोहन को क्या करती है, संबंध को जोड़ती है। तो इसी तरह की वाक्य को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अवयव। 4 नंबर में अथवा करके भी आपको आंसर पूछा जाएगा। अगर आपको पहला नंबर नहीं आता तो दूसरा नंबर पे आप कर सकते हो अथवा करके दूसरा क्वेश्चन को करना। ऐसा नहीं कि आपको दोनों को दोनों देने हैं, दोनों नहीं। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अवयव पद से करें, अवयवी पद से करना है। जैसे हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति क्या है, यहाँ पर डैश है, फिर बोला है गर्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति के ऊपर क्या है, गर्व है। ये हो जाएगा इसका खाली स्थान। फिर यहाँ पर आंधी आई, यानी आंधी आई डैश पानी बरसा, यानी कि आंधी आएगी तो पानी बरसेगी, तो हम लोग बोलते हैं आंधी आई और पानी बरसी। ये है समुच्चय बोधक अवयव, यानी एक दूसरे को जोड़ती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 5 नंबर में आपको समास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि चौमासा, यानी चौमासा का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो मैं बता दूँ, 4 मासों का समाहार, या फिर हम कह सकते हैं 4 मासों का समूह चौमासा कहते हैं। और अगर इस समास का नाम देखें तो ये कौन सा समास है, ये द्विगु समास के अंदर आता है। नेक्स्ट है दिन रात, अथवा करके, अगर ये चीज़ें नहीं आती तो आप अथवा करके दूसरा का आंसर भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, तो दिन रात का समास विग्रह करके फिर से यहाँ पे समास का नाम लिखना है। तो दिन और रात, दिन और रात हो गया, इसको हमने विग्रह कर लिया। और इस किस समास के अंदर आता है, द्विविध समास के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यानी कि नेक्स्ट यानी हमने सेक्शन का ग पर आ गए हैं, और इस सेक्शन में यहाँ पर बोला है निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। और यहाँ पर जो है आपका 3 मार्क्स का है, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। तो यहाँ पर कवि यश, वैभव, मान और सरमाया को क्यों अस्वीकार करता है, यानी कि छाया मत छूना से आ गया है, आप इस चीज़ को पहचानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका कारण है कि कवि के अनुसार यश, वैभव, मान और पूंजी गहरी संतुष्टि नहीं देती है। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बाहरी सुख तो देता है किंतु मन को अंदर ही अंदर खोखला करके रखता है। आपने कभी देखा है, जो आदमी जितना अमीर होता है उनके अंदर कभी सुख नहीं रहता, एनी टाइम वो दुखों की ज़िंदगी जीता है, और हम गरीब जैसे हैं, हम ठीक ठाक रहते हैं। तो वही चीज़ कहते हैं कवि कि इस सब से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर हमें खाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये नहीं आता तो इसमें अथवा के रूप में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसके बदले आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। यहाँ पर बोला जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया का भावार्थ क्या है, यानी आपने जितना दौड़ा उतना भरम खाया, तो इसका अर्थ क्या है। तो आंसर समझिए, यहाँ पे इस पंक्ति का भावार्थ है मनुष्य यश, मन और सुख वैभव के पीछे जितना दौड़ता है उसे उतना ही भटकता है, और इनमें मन को कभी भी सुख शांति नहीं मिलती। आज तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो इनके पीछे दौड़ता है वह भ्रम की जिंदगी जीता है, यानी कि आपको कभी भी यश, मन यानी सुख वैभव के पीछे नहीं दौड़ना है, क्योंकि आप जितना दौड़ोगे उतना भटकोगे, फिर आपका मन की शांति भंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो इसीलिए यहाँ ये कन्यादान से आया है। ठीक है,
माँ ने इसीलिए सचेत करने को जरूरी समझा क्योंकि माँ बेटी को सचेत करना जरूरी इसीलिए समझा क्योंकि सभी लड़कियां शादी के समय खुशहाल के सपने तो देखती है, परंतु वैसा सब सच में होता नहीं है। कभी कभी सपने झूठे भी सिद्ध हो चुके हैं, प्रूव हो चुकी है। वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांध दिया जाता है। बिल्कुल सही है। यदि आप इससे इनकार करें तो उसे भी जला दिया जाता है। आप अगर इसको इनकार करेंगे तो आपको उसे जला दिया जा सकता है। ठीक है। फिर परंतु विवाह के समय भोली कन्या को इस दुर्दशा का एहसास भी नहीं होता है, क्योंकि इसलिए उसे बचाने का कोई उपाय भी नहीं कर सकती। कि यहाँ पर माँ अपनी बेटी को इसीलिए सचेत करना चाहती है क्योंकि वो तो भोली वाली है, क्योंकि उनको तो आगे पीछे का बात नहीं मालूम। और यहाँ पे विवाह होना मतलब बहू मतलब बहुओं को प्यार के नाम पर क्या बना दिया जाता है, गृहस्थी, जो कठोर बंधनों में बांध दी जाती है। इसीलिए वो अपनी बेटी को समझाना बेटर समझे। 8 नंबर क्वेश्चन है, फादर बुल्के के सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि को प्रस्तुत की है, वो कैसी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फादर बुल्के जो है, ठीक है, फादर बुल्के जो है सच्चे अर्थों में एक भारतीय सन्यासी थे। वे परंपरागत सन्यासी में कुछ अलग हटकर थे। उनकी छवि एक विभिन्न प्रकार के सन्यासी की थी। परंपरागत सन्यासी भगवे वस्त्र धारण करता था, जबकि फादर सफ़ेद चोगा पहनते थे। ठीक है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे परंपरागत सन्यासी सक्रिय जीवन को त्याग कर केवल ज्ञानार्जन एवं ज्ञान देने का काम करता था, जबकि फादर जो है वो जीवन शैली में सन्यासी थे, फिर भी समाज के तथा लोगों के पारिवारिक जीवन के कार्यक्रमों में भाग तो लेते थे। उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ाने का भी काम किया था। कौन? फादर बुल्के। एक सच्चे सन्यासी के तहत उनमें मानवीय गुणों का समावेश था। वे परोपकारी थे। उनके हृदय में दूसरों के लिए काफ़ी क्या था, करुणा भी था एवं वात्सल्य का भाव भी था। वे क्रोध नहीं करते थे कभी भी। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्या चमक थी। और फादर अंतिम सांस तक क्या किए, कर्म करते रहे। अगर आपको ये चीज़ें का आंसर नहीं आता तो आपको अथवा के रूप में भी मिलेंगे 8 नंबर के क्वेश्चन में। गरीब का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कुप्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। तो गरीब से मनुष्य की प्रसन्नता, उदारता और सदस्यता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है। जो मनुष्य वैभव के दिनों में बहुत उदार और जिंदा दिल होता है, वही गरीबी के कारण संकुचित, कंजूस और सस्ती हो जाते हैं। कि अब ना तो वो देसी घी मिलता और ना ही उनसे बनी कचौड़ी जलेबी, ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती थी, ये सारे बदलते जा रही हैं। संगतियों के लिए गायकों के मन में आदर भाव का ना रहना, ये है। फिर रियाज को ना पूछना, या फिर कजली चैती आदब का जामना चला जाना, ये सारे परिवर्तन जो है होती जा रही थी। काशी में हो रहे परिवर्तन में से विभिन्न कारण थी। इसका 10 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता बदहवासी दिखाई देती, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो यहाँ पर कह सकते हैं सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता और बदहवासी दिखाई देती है। उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है, गुलाम और मानसिकता का बोध होता है। तो इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम ही हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत बहुमूल्य प्रतीत होती थी, जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते थे कि वो जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करें। ठीक है। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते थे। नेक्स्ट है, इस पाठ में अतिथि देवो भाव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि सम्मान करना ठीक है, किंतु अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। बात तो सही है। अब आगे खंड ग पर जो 5-5 क्वेश्चन 5-5 जो मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले अपने मोहल्ले की सफाई करने हेतु स्वस्थ अधिकारी को
पत्र लिखें। या अगर आपको नहीं आता तो अथवा में एक क्वेश्चन मिलेंगे, आपके मोहल्ले में सड़कों एवं नालियों की समुचित सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु नगर पालिका को क्या लिखे, एक पत्र लिखे। तो सबसे पहले आप आंसर शुरू करेंगे सेवा में। आप किसे लिख रहे हो, स्वस्थ अधिकारी को लिख रहे हैं। जैसे आपका जो है नगर निगम कहाँ है आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर है फिलहाल जमशेदपुर नगर निगम, यहाँ तो आप कहाँ पे रहते हैं वहाँ पर आपका नगर निगम लिखना है। दिनांक, आप जिस दिन का आपका एग्जाम है उसी दिन का दिनांक आप इसमें लिखेंगे। विषय, कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लिख रहे हैं, तो मोहल्ले की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र, तो यहाँ पर महाशय होगा, ठीक है, महाशय लिखेंगे और शुरू करेंगे पत्र लिखना। यहाँ पर हम आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधी दुर्व्यवस्था की ओर खींचना चाहते हैं। रीजन क्या है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले की सफाई तो नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी 10 दिनों से काम पर नहीं आ रहे हैं। आखिर घरों की सफाई करने वाले कर्मचारी ने भी मोहल्ले की क्या क्या है, स्थान स्थान पर गंदगी और कूड़े करकट भी ढेर लगा दिए हैं। आज स्थिति यह है कि मोहल्ले का वातावरण अत्यंत दूषित है तथा दुर्गंध भी आ रहा है। मोहल्ले से गुजरते समय नाक बंद कर लेनी पड़ती है और सांसों में तकलीफ हो जाती है। चारों ओर मक्खियों की भिनभिनाहट, रोगों के कीटाणु प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप सीमा से बढ़ गया है और दिन ना तो मतलब बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद भी हराम हो गई है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है, यानी वर्षा ऋतु आने वाली है और यथासंभव मोहल्ले की सफाई ना होने पर मोहल्ले में दुर्व्यवस्था अनुमान कठिन हो सकती है। और महोदय से आग्रह है कि यथाशीघ्र हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करें तथा सफाई का नियमित प्रतिबंध करें। आपकी और उचित कार्यवाही के लिए आपके आभारी रहेंगे। प्रार्थी कौन है, मोहल्लावासी। अगर आपको वर्ड संख्या मालूम है तो डाल दीजिए और आप कहाँ से हैं वहाँ, नहीं तो अथवा वाला आंसर भी है, ठीक है। अथवा वाला आंसर क्या है, आपने पिता के पास एक पत्र लिखिए, पुस्तक खरीदने के 200 रुपये की मांग करिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का जगह का नाम लिखना है, आप किस तारीख को लिख रहे हैं वो लिखना है और पूज्यवर पिताजी सदर प्रणाम, तो ये लिखेंगे पिताजी के लिए। फिर आगे क्या है, मुझे आपका पत्र अभी भी मिला, आप मुझे अपना समाचार लिखने को कहा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं सकुशल हूँ, मतलब ठीक हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे कुछ किताबें और कॉपी क्या करने कमी है और उसे खरीदनी है। कमी के कारण पढ़ाई में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, मतलब कर हो रहा है। क्या आप कृपा करके मुझे 200 रुपये की किताब खरीदने हेतु भेज देंगे। तो यहाँ पर आगे क्या लिखना है फिर आपको, आप शीघ्र मनी ऑर्डर द्वारा 200 रुपया भेज देंगे ताकि मैं पुस्तक खरीद सकूं और अपने पढ़ाई पर जारी रखूं। तो बड़े लोगों को मेरा प्रणाम और छोटा को मेरा आशीर्वाद दे देना। आपका पुत्र, जो भी आपका नाम है यहाँ पर अपना नाम छाप देंगे। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, आप किस तरह से पूछा जा रहा है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित पर निबंध लिखे, यानी निबंध, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या, तो बेरोजगारी की समस्या क्या है, तो भूमि, अर्थ, कारण, दुष्परिणाम और समाधान क्या हो सकता है, इस बिंदु पर हमें लिखना है, तभी हमें 5 नंबर मिलेंगे। तो भूमिका क्या है, आज भारत के सामने अनेक समस्याएं चट्टानें बनकर प्रगति रास्ते को रोककर खड़ी हैं। उनमें से एक प्रमुख समस्या है बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा। महात्मा गांधी ने इस समस्या को समस्या कहा था, बेरोजगारी। पहली है बेरोजगारी की, और बेरोजगारी का अर्थ क्या है, तो बेरोजगारी का अर्थ है योग्यता के अनुसार काम ना होना, यानी योग्यता के अनुसार काम ना होना। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के बेरोजगारी होते हैं। एक वे जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता, पहला बेरोजगारी। एक वे पूरी तरह खाली बैठे रहते हैं। दूसरे बेरोजगारी वे होते हैं जिनके पास कुछ समय का काम होता है परंतु मौसम के साथ वो समाप्त हो जाता है, ये आंशिक बेरोजगारी कहलाते हैं। तीसरी वे है जो योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, जैसे कि पढ़े लिखे लोग अभी भी बैठे हुए हैं तो कुछ काम नहीं मिलता है, तो वो भी एक तरह से तीसरी बेरोजगारी है, तो ये एक आंशिक बेरोजगारी कहलाते हैं। जैसे में कोई एमए करके रिक्शा चला रहा है या बीए करके पकौड़े बेच रहा है, तो ये भी तो बेरोजगारी है। कारण क्या है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या में विस्फोटक। तो इस देश में रोजगार देने की जितनी योजनाएं हैं वे सब अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण बेकार हो जाती है। और एक अनार
और 100 बीमार। मालूम है, एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत यहाँ पूरी तरह से फिट बैठती है। बेरोजगारी का दूसरा कारण है युवकों में बाबूगिरी का होड़। ठीक है, नायुग हाथ का एक काम अपने का अपमान समझते हैं। विशेषकर पढ़े लिखे युवक दफ्तरी जिंदगी पसंद करते हैं। इस कारण वे रोजगार कार्यालय की धूल फूंकते रहते हैं। बेकारी तीसरा बड़ा कारण है। दूषित शिक्षा प्रणाली। दूषित शिक्षा प्रणाली हमारे शिक्षा प्रणाली नित्य नए बेरोजगार पैदा करते जा रहे। व्यवसाय प्रशिक्षण का हमारी शिक्षा में अभाव चौथा है कारण है। गलत योजनाएं। सरकार को चाहिए कि वह लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दे और मशीनीकरण को उस सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए जिससे रोजगार के अवसर कम ना हो। ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने मशीनों का विरोध भी किया था, क्योंकि मशीन एक तरह से क्या है, सबको बेरोजगार करके रखता है। नेक्स्ट है, कारीगरों के हाथों में क्या है, बेकार बना डाला। सोचिए, अगर साबुन बनाने का लाइसेंस बड़े उद्योगों को ना दिया होता तो उससे हजारों युवक धंधा भी कर लेता था, है ना। दुष्परिणाम क्या है कि बेरोजगार के दुष्परिणाम अति भयंकर होते जा रहा है। दिमाग में शैतान घर बैठ कर रहा है। बेरोजगारी युवा कुछ गलत सलत करने को उतारू हो जाते हैं, वहीं शांति भंग हो जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है पूरा देश में। ठीक है, समाधान क्या होना चाहिए। बेकारी का समाधान तभी होगा जब बेरोजगारी का समाधान तभी होगा जब जनसंख्या पर रोक लगाई जाए, युवक का हाथ काम आए और सरकार लघु प्रोत्साहन को प्रोत्साहित दे और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी तथा रोजगार को मतलब क्या करे, रोजगार के आधिकारिक अवसर प्राप्त करें।